उत्तराखंड में प्रचार को गति देने के लिए मोदी, शाह और योगी समेत 16 दिग्गजों की डिमांड। भाजपा ने मांगे 16 स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारकों के आधार पर होगी रैली और रोड शो। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस से फंसा पेच। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से मना करने से प्रत्याशियों के नाम पर नहीं हो पा रहे हैं फाइनल। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस वार्ता। चुनाव के मद्देनजर दिए दिशा निर्देश। बूथों पर मतदान की बनाई विशेष रणनीति। आयकर विभाग का कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस। 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र स्थित कार्यालय में किया तलब। खुद प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देहरादून हवाई अड्डे से एक और शहर के लिए सीधी हवाई सेवाएं। पूरे हफ्ते संचालित होंगी उड़ानें। और पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मैदान में ठंडा रहेगा मौसम। होली के पहले मौसम में फिर होगा बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर भाजपा ने मांगे हैं 16 स्टार प्रचारक। इसके साथ ही प्रत्याशियों के प्रचार के लिए भी स्टार प्रचारकों की जो मांग है वो देखी जा रही है बीजेपी की ओर से और प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्र को भेजी गई है सूची। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मांग है और सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मांग देखी जा रही है। तो उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की मांग की गई है। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी मांग की गई है और स्टार प्रचारकों के आधार पर रैली और रोड शो किया जाएगा। रैली और रोड शो के कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। तो बीजेपी ने मांगे हैं 16 स्टार प्रचारक। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जो मांग है वो देखी जा रही है बीजेपी की ओर से, जिसमें से नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, जेपी नड्डा का। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम स्टार प्रचारकों में शामिल है, जिनकी मांग की गई है। वहीं स्मृति ईरानी को भी स्टार प्रचारक के तौर पर मांगा गया है। तो देहरादून से एक खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की मांग बढ़ गई है। खास तौर पर बड़े दिग्गज जो हैं उनको लेकर के मांग देखी जा रही है। रोड शो को लेकर के मांग की गई है और रैली को लेकर के भी मांग देखी जा रही है। अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, देखा जा रहा है उत्तराखंड में कि स्टार प्रचारकों की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। खासतौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारकों के नाम में शामिल किया गया है और इनकी मांग की गई है। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में प्रथम चरण में लोकसभा का इलेक्शन होना है। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा की ओर से जो 16 स्टार प्रचारक जो है वो मांगे गए हैं। इसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इसके अलावा नितिन गडकरी, और ये तमाम दिग्गज हैं जिनको उत्तराखंड भाजपा चाहती है कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर अलग अलग एक विशाल जनसभाएं इन सभी की जाए। इसके अलावा जो रोड शो भी है वहां पर भी तमाम जो ये दिग्गज नेता हैं इन सभी स्टार प्रचारकों से प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करवाया जाए। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो 2 जनसभाएं हैं वो गढ़वाल मंडल में हो जाए। इसके अलावा एक जो जनसभा है वो कुमाऊं मंडल में हो जाए, ताकि एक पूरा जो माहौल है वो और तेज गति से भाजपा के पक्ष में जा सके। भाजपा ने लक्ष्य रखा है वंदना की उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो भाजपा के पाले में जाए। इसके अलावा पार्टी की ओर से 400 से अधिक सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। तो अपने इस उद्देश्य को कामयाब करने के उद्देश्य से पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है और पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की तमाम
जो सभी जो प्रत्याशी हैं उन सभी की घोषणा कर दी गई है। नामांकन की तिथि घोषित कर दी गई है और अब पार्टी चाहती है कि नामांकन के बाद और इस समय तक जो है एक पूरी तरीके से जो उत्तराखंड है वो माहौल चुनावी माहौल में परिवर्तित हो जाए और मोदी में माहौल हो। इसको देखते हुए तमाम जो स्टार प्रचारक है वो केंद्र की तरफ से मांगे गए हैं। इसमें अंतिम निर्णय जो है वो अब हाईकमान की तरफ से लिया जाना है और पार्टी नेतृत्व ने पूरी तैयारियों का दावा किया है। उनका कहना है कि जैसे ही इस सूची को हरी झंडी मिल जाएगी तो उसके आधार पर रोड शो और विशाल जनसभाएं कराने का भी जो कार्यक्रम है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल्कुल अंकित, और स्टार प्रचारकों की बात हो रही है और बात सीएम योगी आदित्यनाथ की भी हो रही है, इनमें मांग की भी की गई है। तो बीते दिनों ये भी देखा गया था जब उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बतौर स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे थे और लोगों के बीच जाकर के उन्होंने जो राज्य सरकार की उपलब्धियां थी उनको बताया था। तो ये कहा जा सकता है कि काफी प्रभाव माना जा सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टार प्रचारक के तौर पर। बिल्कुल वंदना, देखिए आप जहीं जहीं भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दो पार्टी के बड़े प्रमुख नेता हैं जिनकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही जा रही है। और जो भी जो प्रदेश स्तरीय जो नेतृत्व है वो लगातार इन दो प्रमुख नेताओं की जो रैलियां हैं, जो विशाल जनसभाएं हैं वो पूरे प्रदेश भर में कराना चाहता है। और उत्तराखंड राज्य में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है जहां पर कि भाजपा चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विशाल जनसभाएं हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उससे पहले माहौल बनाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जहां जहां पर उनकी जनसभाएं हुई है वहां पर वोट प्रतिशत काफी बढ़कर के पार्टी को मिला है, भाजपा के पक्ष में गया है। और यही वजह है कि भाजपा चाहती है कि इस बार भी जो करिश्मा 14 और 19 में देखने को मिला वही करिश्मा साल 2024 के भी इलेक्शन में देखने को मिले। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो सर्वोच्च उसमें रखा गया है। या पहले और दूसरे नंबर पर इन्हीं को ही इनकी ही डिमांड पार्टी नेतृत्व की तरफ से की गई है। और उत्तराखंड राज्य के अगर आप इतिहास पर देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से ही निकल करके बाहर आया है। इसको हम उत्तर प्रदेश को बड़े भाई के तौर पर देखते हैं वंदना। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिस तरीके की उनकी छवि है, पौड़ी के वो मूल निवासी हैं तो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। और जब उत्तराखंड में आकर के अगर उनकी जनसभाएं होगी तो निश्चित ही उत्तराखंड वासियों पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। और पिछले कुछ चुनाव में भी हम इस तरीके का असर जो है वो देख चुके हैं। और यही वजह है कि प्रदेश नेतृत्व की तरफ से केंद्र को 16 स्टार प्रचारकों की सूची भेजी गई है। अब इसमें अंतिम रूप देखना होगा कि कब तक इस पे हरी झंडी मिलती है। लेकिन बहरहाल भाजपा जीत को लेकर के काफी आश्वस्त है और भाजपा अपने तमाम विपक्षी दलों से कई कदम आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, और पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। देहरादून से खबर बता रहे हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मांग की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी स्टार प्रचारक के तौर पर मांग की गई है और स्टार प्रचारकों के आधार पर रैली और रोड शो भी किया जाना है। इसी वक्त आ रही है देहरादून से भी खबर जहां पर असम से पकड़ा गया है आईएसआईएस का एजेंट और एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून से कनेक्शन निकला है। इसके साथ ही साथ यहाँ के निवासी यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस व पुलिस के अनुसार 10 साल से यहाँ नहीं आया था हासिम फारूकी। तो देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, असम से पकड़ा गया है आईएसआई का जो एजेंट है और एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून से कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। तो इंटेलिजेंस व पुलिस के अनुसार 10 साल से यहां नहीं आया और यहां के निवासी यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। तो इंटेलिजेंस अब जांच पड़ताल कर रही है और हासिम फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ है। तो असम से पकड़ा गया आईएसआईएस का एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून से कनेक्शन निकला है। यहाँ के निवासी यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है और इंटेलिजेंस व पुलिस के अनुसार
10 साल से यहाँ नहीं आया और हासिम फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ बताया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसी कई बार जानकारी करने देहरादून भी आ चुकी है। तो खबर इस वक्त की देहरादून से। इंटेलिजेंस व पुलिस के अनुसार 10 साल से यहां नहीं आया था हासिम फारूकी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ बताया जा रहा है हासिम, और केंद्रीय एजेंसी कई बार जानकारी जुटाने भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। एजेंट हासिम को लेकर के बड़ी खबर बताया जा रहा है कि यहाँ के निवासी यूनानी हकीम का बेटा है हासिम फारूकी और इंटेलिजेंस व पुलिस के अनुसार 10 साल से वो यहाँ नहीं आया। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VBRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय देहरादून स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य के स्टेट आइकॉन के साथ बैठक की और इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी स्टेट आइकॉन से मतदाता जन जागरूक कार्यक्रम को और भी व्यापक रूप से मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को प्रदेश में मतदान होना है और ऐसे में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। और बैठक में प्रीतम भारद्वाज, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, बसंती बिष्ट और डॉक्टर माधुरी बर्थवाल ने अपने अनुभवों को साझा किया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि चुनाव के मद्देनजर शांति भंग की आशंका में अब तक 5,800 लोगों का चालान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर 50% से कम मतदान वाले बूथों पर मतदान की विशेष रणनीति बनाई गई है और साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वार्ता में हम आप सभी के समक्ष थीम बेस्ड एक विषय लाए हैं। तो जैसा कि हमने पहली प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था कि कुछ विशेष जो हमारी थीम्स हैं और विषय हैं उन पर भी समय समय पर हम आप लोगों को ब्रीफ करते रहेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को विशेष रूप से अवगत कराने आए हैं कि कितनी हमने गतिविधियां अभी तक आयोजित की हैं मतदाता जागरूकता के संबंध में, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। साथ ही विभिन्न अलग अलग श्रेणी के भी मतदाताओं की संख्या हम आपको बता देंगे। इन सभी को
विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। देहरादून से आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं, जहां पर 48 घंटे से मंथन के बाद भी टिकट फाइनल नहीं हो पाया है। और बीते 48 घंटे से मंथन चल रहा है, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हो सका है। कांग्रेस 2 दिन से लगातार मंथन कर रही है। हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हो सका है। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी नहीं हुआ है तय, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमान दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय लेता नजर आएगा। तो हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र के लिए टिकट की जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि हरीश रावत लोकसभा का चुनाव लड़ें। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशियों के नाम पर लगातार मंथन जारी है, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि 48 घंटे हो चुके हैं और मंथन होने के बाद अभी भी फाइनल नहीं हो सका है टिकट। कांग्रेस 2 दिन से लगातार बैठक पर बैठक करती चली जा रही है, लेकिन टिकट फाइनल अभी तक नहीं हो सका है। अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 2 सीटें हैं वहां पर टिकट फाइनल नहीं हो सका है। बिल्कुल वरना, क्योंकि देखिए उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से खुद चुनाव न लड़ करके अपने बेटे वीरेंद्र को लड़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी वजह यह है कि ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये करो या मरो का इलेक्शन है, और पार्टी इस समय कोई भी एक नए एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि वीरेंद्र रावत अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं और भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई एक मजबूत कैंडिडेट, कम से कम चुनौती देने वाला तो एक कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए। तो ऐसे में पार्टी हरीश रावत को मनाना चाह रही है, और हरीश रावत है कि अपने पुत्र के लिए टिकट की जोर आजमाइश कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है। नैनीताल लोकसभा सीट से नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य को पार्टी लड़ाना चाहती है, लेकिन यशपाल आर्य जो है वो मना कर चुके हैं, और अब किसको प्रत्याशी बनाए, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है वो पार्टी के सामने एक बड़ा प्रश्न बन गया है। और पिछले 48 घंटे से ज्यादा समय हो गए हैं वंदना, कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, और जोर शोर से जो प्रचार प्रसार है उसको करने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी अपने प्रत्याशियों पर ही मंथन करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की जो अंतिम सूची है उसे जारी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशी की घोषणा करी है, जबकि 2 पर अभी असमंजस चल रहा है। हरीश रावत को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि हरीश रावत फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, और वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ाने की पैरवी जो है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आज या कल तक जो है कांग्रेस पार्टी अपने इस सस्पेंस को भी खोलती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करती हुई नजर आएगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिनों में प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर लेगी। बिल्कुल अंकित, और देखने वाली बात होगी कि हरीश रावत के इस तरह के तेवर को देखते हुए आखिर क्या ऑप्शन, क्या विकल्प अब कांग्रेस पार्टी चुनती है। वहीं नैनीताल सीट की अगर बात कर ले तो यशपाल आर्य जिस तरह से मना कर रहे हैं, तो यशपाल आर्य के जगह पर किसको प्रत्याशी के तौर पर उतारती है कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। देहरादून से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशियों को लेकर के लगातार मंथन जारी है। बीते 48 घंटे से बैठक की जा रही है और मंथन भी किया जा रहा है कि कौन वो प्रत्याशी होगा जिसको मैदान में उतारा जाए। फिलहाल अभी पिक्चर जो है, तस्वीरें जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकी हैं, लेकिन हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी कौन होगा तय करना बेहद जरूरी है, और समय भी बेहद कम है। तो कांग्रेस हाईकमान दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय लेता नजर आएगा। अगर
अब कोई प्रत्याशी तय नहीं हो सकता तो हाईकमान अब इस पर सीधे तौर पर अपना हस्तक्षेप करता नजर आएगा और दोनों ही सीटों को लेकर के प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो भी करेगा। हालांकि हरीश रावत अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस चुनावी मैदान में अपने बेटे को उतारना चाहते हैं, वीरेंद्र रावत को चुनाव में उतारना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र स्थित कार्यालय में तलब किया है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इस संबंध में गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की ओर से 19 मार्च को उन्हें उनकी पत्नी और फर्म के नाम पर 3 नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें उन्हें 22 मार्च को 11:30 बजे ठाणे महाराष्ट्र स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। उन पर पूर्व आयकर विभाग के कुछ मामले हैं जो अब भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। ये सब नोटिस, ये सब कार्रवाइयाँ इसलिए भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो कोशिशें थी वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, और वो कोशिश जब परवान नहीं चढ़ी तो तब इस प्रकार से परेशान करके अब वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता से इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो सावरकर के अनुयायी हैं। हम डर से अपने टास्क को नहीं छोड़ते। हम वो कितना डरा लें, लेकिन उनके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमें डर कर बैकफुट पर कर दे। खबर देहरादून से, जहां पर टेहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन जमा किसी ने नहीं कराया है। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के बृजभूषण करनवार और राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवीनतम गोसाई, निर्दलीय सरदार खान और यशवीर आर्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया। का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके अपना धारा 144 लगाई हुई है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है किस तरह से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।